हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 का 5वां पाठ। पाठ का नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया तथा इस पाठ के लेखक अरविंद कुमार सिंह जी हैं। आइए हम पाठ पढ़ते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संसार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। यानी पत्र जो पुराने ज़माने में एक संचार का साधन थे तथा लोग आपस में बातचीत भी पत्र के माध्यम से कर सकते थे। कोई भी संदेश यदि किसी के पास होता या कोई ऐसी घटना होती जिसके बारे में किसी को बताना हो तो वो केवल पत्र का उपयोग करते थे, क्योंकि उस ज़माने में संचार के अन्य साधन इतने विकसित नहीं थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि वर्तमान समय में भी पत्रों का जो महत्व है वो अब भी बना हुआ है। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में काडिद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं, वे कितने महत्वपूर्ण हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। इसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति को विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। जैसा कि आप आज अपने भाषा की पुस्तकों में देखते हो कि अंग्रेज़ी में भी हम लेटर राइटिंग पढ़ते हैं और हिंदी में भी हम पत्र लेखन पढ़ते हैं। यह पाठ्यक्रमों में एक विषय बना दिया गया है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला 1972 से शुरू किया गया था। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार के साधनों के विकास तेज और अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। यानी जो बड़े शहर थे उनमें संचार के साधनों का विकास हुआ और पत्र वहाँ पर कम प्रयोग किए जाते थे, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने दुनिया को तेज़ी से बदला है तथा इन सब चीज़ों ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है। यानी चिट्ठियाँ संचार के अन्य साधनों के कारण कम लिखी जाने लगी थी, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। यानी संचार के अन्य साधनों के प्रयोग के कारण चिट्ठियों का जो प्रचलन था वो प्रभावित हुआ, लेकिन फिर भी चिट्ठियों का महत्व अपनी जगह पर ज्यों का त्यों बना हुआ है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी पत्र को न लिखा हो या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से, बेचैनी से इंतज़ार करते हैं,
उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं रही। परिवहन के साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं, इसलिए चिट्ठियों का प्रचलन पहले की अपेक्षा थोड़ा कम हो गया है। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेजकर और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा को फ़ोन करते, तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपनी पुत्री या बेटी इंदिरा गांधी को पत्र लिखे थे, जिसमें उन्होंने उन्हें अलग अलग प्रकार की सूचनाएं दी थी, जानकारियां दी थी। और उनके लिखे हुए पत्र आज भी हमारे देश के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्द ही भूल जाते हो। कितने ही संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। यानी जितने संग्रहालय हैं, जो म्यूज़ियम हैं, उनमें उस समय की या पुराने समय की जो जानी मानी हस्तियां थी, जो प्रसिद्ध लोग थे, उनके लिखे गए पत्र अब भी संकलित हैं, इकट्ठे किए हुए हैं, जिन्हें लोग देखते हैं और पढ़ते हैं। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी से पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखा, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गई। यानी उनको संकलित करके पुस्तकों की रचना की गई। इन पत्रों ने साबित किया है कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती के लिए हुआ था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखकर आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही होता था। जो लोग उस समय प्रसिद्ध होते थे, उनके लिए विस्तार से पता ना लिखकर केवल उनका नाम और इंडिया लिखा होता था, जिससे उस प्रसिद्ध व्यक्ति को ये पत्र मिल जाते। यहाँ महात्मा गांधी के बारे में भी बताया है, तथा इसी प्रकार से अन्य जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे उनके साथ भी ऐसा ही होता था। महात्मा गांधी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। यानी वो सभी पत्रों को पढ़ते ज़रूर थे और उन सब का जवाब भी अवश्य देते थे। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था, उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था, तो वो बाएं हाथ से पत्र लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। यानी इस समय भी हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके लिखे हुए पत्र कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, जिन्हें लोगों ने संभाल कर रखा है। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते, और कई लोग तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लेते हैं ताकि उन्हें आगे देखा जा सके, लोग उससे प्रेरणा ले सके। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में न जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। यानी जो सुमित्रानंदन पंत जी थे तथा निराला जी और स्वामी दयानंद जी, इनके पत्रों को संकलित करके
पुस्तकों की रचना की गई है। इनके द्वारा लिखे गए पत्रों को इकट्ठा करके पुस्तकों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। यानी वो मुंशी प्रेमचंद जो हमारे देश के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, कथाकार थे, वो नए लेखकों को बहुत अधिक प्रेरणा देते थे और उनके जो जवाब होते थे पत्रों के, वो बहुत प्रेरित करने वाले होते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। यानी हर समय जो भी उनके पास पत्र आता उसका जवाब वो अवश्य लिख कर देते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा गांधी और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। यानी सन 1915 से 1941 के बीच महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जी के बीच में जो भी पत्राचार हुआ, उन्होंने आपस में एक दूसरे को जो पत्र लिखे वो भी एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जा चुका है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है कि इन पत्रों को लिखते समय लेखक के मन में किस प्रकार के विचार थे तथा वे एक दूसरे से कैसी बातचीत करते हैं। इन सब बातों की जानकारी हमें इन पुस्तकों से ही मिलती है जो कि पत्रों का संग्रह है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग का ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संसार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। यानी आज भी इसका जो महत्व है वह बना हुआ है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच रह रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खेतों तथा अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाज़ों तक पहुँचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी आर्डर व्यवस्था से ही जलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी आर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जा सकता है। कहने का भाव यह है कि चिट्ठियों का प्रयोग कोई भी कर सकता है, चाहे वह कितना ही गरीब व्यक्ति क्यों ना हो तथा कितना ही अमीर क्यों ना हो, तथा चिट्ठियों की जो पहुंच है वो दुर्गम इलाकों तक है, चाहे वो समुद्र तट हो या बर्फबारी की जगह हो जहाँ पर बहुत अधिक बर्फ़ पड़ती है, चाहे रेगिस्तान में रह रहे लोग हों, सभी आज भी पत्रों का इंतज़ार करते ही रहते हैं। तथा एक दो ही नहीं बल्कि करोड़ों लोग अपने जो दूर के रिश्तेदार हैं या आगे अपने सगे संबंधी जो दूर रहते हैं, उनके द्वारा भेजे गए मनी आर्डर यानी पत्राचार के द्वारा जो अपने घर पे पैसे भेजते हैं, उनको पहुंचाने वाला डाकिया आज भी देवदूत के रूप में देखा जाता है, एक खुशी लेकर आने वाले व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। कई बार ऐसा होता है बच्चों कि हमारे परिवार का या मान लो कोई गांव है, तो उस गांव में कोई एक व्यक्ति जो गांव का मुखिया है या जो परिवार का मुखिया है, मान लो कोई एक परिवार है एक छोटे से गांव में, तो उस परिवार का कोई व्यक्ति या मेन व्यक्ति शहर में चला जाता है और वहाँ पर कोई रोज़गार अपना लेता है, कोई काम धंधा शुरू करता है, तो वह हर रोज़ या हर महीने अपने घर पर जाकर पैसे नहीं दे सकता, इसलिए वह मनी आर्डर कर देता है, जिसके द्वारा उसकी चिट्ठी के साथ साथ उसके द्वारा भेजे गए पैसे भी उसके घर वालों तक पहुंच जाते हैं। तथा इस प्रकार से जो चिट्ठी देने वाला जो डाकिया है, उसे लोग एक भगवान के भेजे हुए दूत के रूप में देखते हैं, उसका शुक्रिया करते हैं, उसे धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार से यह बताया गया है इस पाठ में कि चिट्ठियों का महत्व आज़ादी से पहले भी बहुत अधिक था और आज़ादी के बाद उसका बहुत अधिक विकास किया गया।
इसे एक विषय के रूप में हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है ताकि सबको चिट्ठी लिखना अच्छी तरह आ जाए तथा जो चिट्ठी लिखने के तौर तरीके हैं वो छोटे बच्चे जो 16 साल से कम उम्र के हैं उन्हें अच्छी तरह से आ जाए तथा जो चिट्ठियों का महत्व है वो आज के ज़माने में भी बना हुआ है। और चिट्ठियों का जो महत्व है, चिट्ठियों का जो स्थान है उसे संचार का कोई भी साधन ग्रहण नहीं कर सकता। इनका महत्व लगातार बना ही रहेगा। उम्मीद है बच्चों आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अगले भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद।